आप इस बात को तो जानते ही हैं कि जब कोई पत्ता आसमान में उड़ता है तो उसे नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखाई देती है और वो खुद को आसमान का शेर समझता है। लेकिन जब हवा बंद होती है और वो पत्ता जमीन पर गिरता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी कोई औकात नहीं है हवा में उड़ने की। वो तो तेज हवा के वजह से आसमान में उड़ रहा था। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ किसी एक नेता का इस्तीफा, किसी चौराहे पर खड़ी चंद लोगों की भीड़ या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले कोई हैशटैग भर नहीं है। आज बात उस पर्दे के पीछे की है जिसे देखकर आम जनता को लगता है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, जबकि असलियत में उस पूरे नाटक की डोर कहीं और बैठी ताकतों के हाथ में होती है। जंतर मंतर की सड़कों से लेकर सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े एसी कमरों तक एक ऐसा खेल रचा गया जिसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने देश के भविष्य की परवाह करता है। जब अभिजीत दीपके और उनकी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी के लोग छाती ठोककर यह कहने लगे कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी बहुत बड़ी जीत बताने लगे, तो यह किसी क्रांति का एहसास नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी और मुगालता था। जब कोई व्यक्ति अपनी औकात और अपनी हैसियत से बाहर जाकर बड़े बड़े दावे करने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत खड़ी है जो उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। आइए सबसे पहले इस गलतफहमी की हवा निकालते हैं और समझते हैं कि केंद्र सरकार ने आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों एक्सेप्ट किया था। क्या सरकार किसी 100-200 लोगों की भीड़ से डर गई थी? क्या जंतर मंतर पर बैठे उन मुट्ठी भर लोगों में इतनी ताकत थी कि वे देश के इतने बड़े फैसले को बदलवा सके? बिल्कुल नहीं। सरकार का यह फैसला किसी आंदोलन के आगे घुटने टेकना नहीं था, बल्कि देश के अंदर और बाहर बैठी उन अराजक तत्वों के मंसूबों पर पानी फेरना था जो सड़कों पर खून खराबा कराने और देश में एक बार फिर से अशांति का माहौल बनाने की फिराक में बैठी थी। अगर सरकार उस समय सख्त रुख अपनाकर मामला खींचती तो यह वही लोग थे जो लाशों पर राजनीति करने के लिए तैयार खड़े थे। सरकार ने कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से वह रास्ता चुना जिससे देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे और विदेशी आकाओं को भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका न मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोहरों को लगता है कि वजीर उन्होंने मारा है, जबकि उन्हें यह अंदाजा ही नहीं है कि वे खुद किसी की बिसात पर मोहरे बनकर नाच रहे हैं। इन लोगों के छात्रों के प्रति कितना दर्द है इसकी पोल तब खुल जाती है जब हम देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें देखते हैं। जब झारखंड में हमारे देश के मासूम छात्र तेज बारिश के बीच बिना किसी टेंट या छप्पर के भूखे प्यासे अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे थे, तब यह अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच पार्टी का कोई भी सुरमा वहां उनका हाल पूछने क्यों नहीं गया? तब इनकी छात्र सहानुभूति कहां सो रही थी? तब क्यों नहीं किसी ने जाकर उनके लिए आवाज उठाई? जवाब सीधा और साफ है, क्योंकि झारखंड की उस सड़कों पर कोई विदेशी मीडिया का कैमरा नहीं था, वहां कोई टूल किट काम नहीं कर रही थी और ना ही वहां किसी को राजनीति माइलेज मिलने वाला था। जंतर मंतर पर कैमरा देखकर क्रांति का नाटक करना और जमीन पर उतरकर सच में छात्रों के लिए लड़ना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये लोग छात्रों के हमदर्द नहीं बल्कि उन ताकतों के भाड़े के सिपाही हैं जिनका एकमात्र मकसद देश की शांति को भंग करना है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े ड्रामे की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और जिसकी गूंज भारत से लेकर अमेरिका के टेक कंपनियों के दफ्तरों तक सुनाई दी। 23 जुलाई को जब जंतर मंतर पर पूरा मामला गरमाया हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि मेटा यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने उस वीडियो को अचानक रोक दिया, उसे ब्लॉक कर दिया और करीब 4 से 5 घंटे तक उसे प्लेटफॉर्म से हटाकर रखा गया। एक संप्रभु और लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के आवाज को दबाने की हिम्मत एक विदेशी टेक कंपनी ने कैसे की? क्या किसी टेक कंपनी के पास इतनी ताकत आ गई है कि वे तय करेंगे कि भारत का नागरिक और भारत का प्रधानमंत्री इंटरनेट पर क्या बोलेगा और क्या नहीं? यह सिर्फ एक वीडियो हटाने का मामला नहीं था, यह सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला था और यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि डिजिटल दुनिया में असली हुकूमत सरकार की नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के आकाओं की चलती है। लेकिन शायद मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग यह भूल गए थे कि वे 2024 या उसके बाद के भारत से टकरा रहे हैं। यह कोई कमजोर या फिर दबने वाला भारत नहीं है। भारत सरकार और संसद की आईटी समिति ने इस हरकत पर जो सख्त और कड़ा रुख अपनाया, उसने मेटा के शीर्ष प्रबंधन की रूह कांपने पर मजबूर कर दिया।
भारत सरकार ने बिना किसी लाग लपेट के सीधी और साफ चेतावनी जारी की। मार्क जुकरबर्ग को स्पष्ट कर दिया गया कि 3 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगी जाए, वरना भारत में उन्हें जो सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा का कवच जो मिला हुआ है उसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। सेफ हार्बर छीनने का मतलब क्या होता है, यह बात टेक इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पर कोई भी भड़काऊ, आपत्तिजनक या फिर गैर कानूनी कंटेंट पोस्ट होता है तो उसकी सीधी आपराधिक जिम्मेदारी कंपनी के मालिकों और डायरेक्टर की होगी। वे तीसरे पक्ष का बहाना बनाकर बच नहीं सकेंगे। मार्क जुकरबर्ग को यह घमंड हो चला था कि वे दुनिया के किसी भी देश में अपनी उंगली के इशारे पर नैरेटिव सेट कर सकते हैं और जब चाहें सत्ता परिवर्तन यानी कि रिजीम चेंज करा सकते हैं। उनका यह घमंड तब आसमान छू रहा था जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट रातों रात बंद कर दिया था और पूरी दुनिया तमाशा देखती रह गई थी। जुकरबर्ग को लगता था कि जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज को दबा सकते हैं तो दुनिया का कोई भी देश उनके आगे क्या चीज है। वे खुद को किसी देश की सरकार से भी ऊपर समझने लगे थे। लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखते ही उनका यह डिजिटल अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी क्यों न हो, वह देश के कानून और देश के संविधान से ऊपर कभी हो ही नहीं सकती। चेतावनी मिलते ही मेटा के आला अधिकारियों में ऐसी हड़कंप मची कि उन्हें तुरंत भागते हुए दिल्ली आना पड़ा। मेटा के सीनियर अधिकारियों ने भारतीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव के साथ बंद कमरों में मीटिंग की। शुरुआत में इन कॉर्पोरेट अधिकारियों ने हमेशा की तरह वही पुराना घिसा पिटा पैचवर्क कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने बेहद चालाकी से इसे एक तकनीकी गड़बड़ी या फिर टेक्निकल ग्लिच करार देने की कोशिश की ताकि बात यहीं पर दब जाए। लेकिन भारत सरकार के तेवर इतने सख्त थे कि सरकार ने इस झूठे और खोखले बहाने को 1 सेकंड में खारिज कर दिया। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जब देश के प्रधानमंत्री का वीडियो रुकता है तो उसे हम सिर्फ ग्लिच नहीं बल्कि एक सोची समझी डिजिटल साजिश मानते हैं। नतीजा यह हुआ कि शुरुआत में नखरे दिखाने वाले जुकरबर्ग और उनकी पूरी कंपनी को आखिरकार घुटनों पर आना पड़ा। भारत सरकार से लिखित और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और अपनी इस अक्षम्य गलती को स्वीकार करना पड़ा। यहां पर हमारे दर्शकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर यह सेफ हार्बर का खेल होता क्या है और यह सोशल मीडिया कंपनियों को किस तरह से एक अनियंत्रित राक्षस बना देता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट के तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स या फिर इंस्टाग्राम को केवल एक इंटरमीडिएटरी यानी कि माध्यम माना जाता है। इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि वे सिर्फ एक डाकिया या फिर पुल की तरह काम करते हैं जहां लोग आकर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वे केवल एक माध्यम है। इसीलिए प्लेटफॉर्म पर कोई यूजर क्या लिख रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है, क्या वीडियोज डाल रहा है, उसकी कानूनी जिम्मेदारी सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। इसी सुरक्षा को सेफ हार्बर कहा जाता है। लेकिन यह सुरक्षा तभी तक मिलती है जब तक वे प्लेटफॉर्म एक निष्पक्ष और तटस्थ माध्यम की तरह काम करें, किसी का पक्ष न ले और बिना किसी भेदभाव के सबको बोलने का मौका दें। भारत सरकार ने मेटा के सामने इसी बुनियादी नियम की सीमा रेखा खींची है। सरकार ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि अगर मेटा या कोई भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह खुद तय करने लगेगा कि किस नेता का वीडियो दिखेगा और किसका रोका जाएगा, किस विचारधारा को दबाना है और किसे एल्गोरिदम के जरिए रातों रात वायरल करना है, तो ये केवल निष्पक्ष माध्यम नहीं रह जाते। अगर आप पैसे लेकर या किसी खास विदेशी एजेंडे के तहत भारत के राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो आप डाकिया नहीं बल्कि उस कंटेंट के पब्लिशर और एडिटर बन जाते हैं। और जैसे ही आप पब्लिशर बनते हैं, आपका सेफ हार्बर का जो दर्जा है वो खत्म हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि फिर आपके ऊपर भारत के हर उस कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जो किसी भी आम मीडिया हाउस या फिर नागरिक पर लागू होता है। इस पूरी जांच और कड़ाई के दौरान जो बातें सामने आई वे और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। मेटा के अधिकारियों के सामने यह स्वीकार करना पड़ा कि वे कई बार पैसे लेकर और प्रायोजित तरीके से कुछ खास लोगों और संगठनों के कंटेंट को जानबूझकर अधिक रीच और बढ़ावा देते हैं, जबकि दूसरों की रीच को साइलेंटली दबा देते हैं, जिसे डिजिटल दुनिया में शैडो बैन कहा जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री के जरिए होने वाली कमाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए जा रहे खतरनाक डीप फेक कंटेंट पर भी बेहद कड़ा ऐतराज जताया है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां
भारत की माताओं बहनों की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके मुनाफा कमाएगी, तो उन्हें भारत में व्यापार करने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। कंपनियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए गए कि वे अपने पूरे सिस्टम और एल्गोरिदम में तुरंत प्रभाव से सुधार करें। इन विदेशी टेक कंपनियों को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि भारत कोई छोटा मोटा द्वीप या फिर आसान मोहरा नहीं है। भारत आज की तारीख में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। किसी भी ग्लोबल कंपनी की बैलेंस शीट और उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में उसके कितने यूजर हैं। अगर भारत अपने दरवाजे किसी कंपनी के लिए बंद कर दे तो उस कंपनी का मार्केट कैप रातों रात पाताल में गिर जाएगा। इसीलिए चाहे अमेरिका की कंपनी हो या दुनिया के किसी भी कोने से आने वाली कोई ताकत, अगर उन्हें भारत के विशाल बाजार में कारोबार करना है और भारतीय यूजर से मुनाफा कमाना है, तो उन्हें भारत के नियमों, भारत के संविधान और यहां की चुनी हुई सरकार की संप्रभुता के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। भारत अब किसी विदेशी डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सरजमी पर हुकूमत चलाने की इजाजत नहीं देगा। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्से पर, जो है भारत में रिजीम चेंज यानी कि तख्ता पलट की साजिश। अगर आप 2014 से लेकर आज तक के भारत के राजनीतिक घटनाक्रम को एक सीधी रेखा में रखकर देखें तो आपको एक बहुत ही साफ और खतरनाक पैटर्न दिखाई देगा। 2014 के बाद से जब से भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है और दुनिया के मंच पर एक महाशक्ति की तरह उभरना शुरू किया है, तब से ही कुछ विदेशी ताकतें भारत में एक कठपुतली सरकार बनाने का सपना देख रही है। जंतर मंतर पर हुआ यह तथाकथित आंदोलन भी कोई अचानक उपजा हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि यह उसी अंतरराष्ट्रीय टूल किट का एक नया और अपडेटेड हिस्सा था, जिसका मकसद देश के अंदर लगातार असंतोष, अराजकता और सड़कों पर गदर की स्थिति बनाए रखना है, ताकि दुनिया के सामने भारत की छवि को एक कमजोर और अस्थिर देश के रूप में पेश किया जा सके। अब अगर आपको अभी भी लगता है कि यह सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर हुआ एक बेगुनाह आंदोलन था, तो जरा इन आंदोलनकारियों की मांगों की क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। शुरुआत नीट परीक्षा और शिक्षा मंत्रालय के छोटे मोटे सुधारों से होती है, लेकिन अचानक 2 दिनों के भीतर मांग क्या बन जाती है? मांग की जाती है कि शिक्षा मंत्री के बाद अब गृह मंत्री भी इस्तीफा दे और उसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से माफी मांगे। क्या यह किसी सामान्य छात्र आंदोलन की मांगे हो सकती है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी मांग प्रशासनिक सुधारों, पारदर्शी परीक्षाओं और त्वरित न्याय से जुड़ी होती है। लेकिन जब मांग सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व के इस्तीफे तक पहुंच जाए तो यह समझ जाना चाहिए कि इस आंदोलन की पटकथा किसी कोचिंग सेंटर या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं, बल्कि विदेश में बैठे थिंक टैंक्स और राजनीतिक चाणक्य के दफ्तर में लिखी गई थी। इस तथाकथित विशाल आंदोलन का असली सच क्या था, इसे भी जरा जान लीजिए। मीडिया में और सोशल मीडिया के कैमरों को इस तरह से सेट किया जाता था मानो पूरा देश सड़कों पर उमड़ पड़ा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि जंतर मंतर पर मुश्किल से 100 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो पाती थी। जब इन लोगों ने देखा कि आम जनता और जो छात्र हैं उनके इस नाटक से पूरी तरह से कट चुके हैं और कोई उनका साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने एक नया पैंतरा आजमाया। उन्होंने लद्दाख से आए सोनम वांगचुक के अनशन को मिले सामाजिक समर्थन और लोगों की स्वाभाविक सहानुभूति का फायदा उठाने की कोशिश की। इस सहानुभूति के आड़ लेकर कई असामाजिक, उग्रवादी और आपराधिक तत्व इस आंदोलन में चुपचाप घुसपैठ कर गए, ताकि वे भीड़ की आड़ में देश की राजधानी को एक बार फिर से बंधक बना सकें और 26 जनवरी जैसी हिंसक घटनाओं को दोहराया जा सके। लेकिन इस साजिश का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा तब हुआ जब पंजाब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पंजाब पुलिस के खुलासे के मुताबिक इस आंदोलन के नाम पर केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो रहा था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खतरनाक और हिंसक साजिश रची जा रही थी। आंदोलन के भीतर पेट्रोल बम चलाने, भीड़ पर गोलियां चलाकर निर्दोष लोगों की जान लेने और यहां तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े खतरनाक आतंकवादियों को भीड़ में घुसाने का भी पूरा प्लान था। इनका प्लान यह था कि सड़कों पर खून बहे, पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़े और फिर उस लाश पर बैठकर ये लोग पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के खिलाफ माहौल बना सकें। यह कोई साधारण राजनीतिक विरोध नहीं था, यह सीधे सीधे भारत देश के खिलाफ एक अघोषित युद्ध था। जब इस तरह की साजिश रची जाती है तो देश के कुछ खास राजनीतिक चेहरों और एनजीओ का असली चेहरा अपने आप बेनकाब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्क जुकरबर्ग को मोदी के सामने नहीं झुकना चाहिए था। जरा इस बयान की गहराई और इसकी कड़वाहट को समझिए। एक भारतीय राजनीतिक का जो लोग है, जो खुद को आम आदमी का प्रतिनिधि कहता है, वह एक विदेशी टेक कंपनी के मालिक से यह उम्मीद कर रहा था, उसे इंसिस्ट कर रहा था कि वह उसके अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और कानून के आगे न झुके। यह मानसिकता क्या दर्शाती है? यह बयान साफ दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए भारत का सम्मान और उसकी संप्रभुता कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ और किसी भी कीमत पर कुर्सी हासिल करना ही सब कुछ होता है। अब मुझे एक बात पर जरा आश्चर्य होता है कि भाई इस देश में एनएसए जैसा जो हमारा कानून है वो कैसे लोगों पर लगता है, ये मैं सोच नहीं पा रहा हूं। अगर आप लोगों को पता चलता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अरविंद केजरीवाल का यह बिलाप कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया या फिर उनके रीच को कम कर दिया गया किसी क्रांति का प्रतीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था, बल्कि यह उनकी उस घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है जो उनके अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर पैदा हो चुकी है। जब उनके झूठे दावे और टूल किट आधारित नैरेटिव की हवा निकलने लगी तो उन्हें अब सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का सहारा नजर आ रहा है। वे जानते हैं कि पंजाब चुनाव के बाद उनका असली राजनीतिक हिसाब किताब होना बाकी है और जनता अब उनके इस तरह के पैतरों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। जब जब कानून का शिकंजा कसता है तब तब ये राजनीतिक किरदार खुद को पीड़ित बताकर जनता की हमदर्दी बटोरने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन अब देश की जनता इतनी नादान नहीं रही है कि वह इनके इन खोखले आंसुओं पर भरोसा कर सके। और जहां तक मुझे समझ में आता है और लोगों को भी यही लगता है, अब देखिए ये केजरीवाल जो है ये तो समझ चुके थे कि भाई अब मेरे ऊपर पूरा देश का तो ट्रस्ट है नहीं, अब हम किसी भी तरह का अगर नाटकबाजी करेंगे तो मेरे ऊपर बिलीव होगा नहीं लोगों को, है ना। तो अब कुछ ऐसा आदमी को उठाकर लाया जाए बाहर से, है ना, जो अनजान हो, जिसको कोई जानता ना हो, वो इस तरह का कुछ नाटक अगर करेगा तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम थी, इसी वजह से दीपके को लाया गया। इस पूरे आंदोलन को जो लोग पीछे से हवा दे रहे थे और जो चेहरे सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब उनकी असली कुंडली खंगाली जा रही है। उदाहरण के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े सौरभ दास जैसे चेहरे को ही ले लीजिए। एक तरफ ये खुद को आम जनता और गरीब का मसीहा बताते हैं और दूसरी तरफ खबर निकल कर आती है कि ये साउथ दिल्ली जैसे अति पॉश इलाके में 8 से 9 लाख रुपए महीने के किराए पर आलीशान मकानों में आराम फरमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पैम्फलेट के लोग वहां पर गए हुए थे उनके घर के पास में, और उनका घर जब दिखाया तो उन पे केस कर दिया गया। और छोड़िए, एक यूपी का लड़का है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने एक वीडियो डाला था, उससे रिपोर्ट करके हटवा दिया इन लोगों ने। वो मैं नहीं कर रहा हूं, उस लड़के ने खुद अपने वीडियो में बताया। ये इनकी औकात है। मतलब ये कुछ भी बोल जाए, इनके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो इनको डर लग जा रहा है। अरे कहीं मेरी जो बनी बनाई जो छवि है ना बहुत अच्छी वाली, वो कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी छवि ऑलरेडी बन चुकी जहां बनना था, अब आप कुछ नहीं बना पाओगे। ये हालत है इनकी। अब जहां तक बात रही सौरभ दास की, तो सवाल यह उठता है कि एक तथाकथित एक्टिविस्ट के पास महीने का 9 लाख रुपए सिर्फ किराए पर उड़ाने के लिए कहां से आता है? कौन है वे गुप्त दानदाता जो इन लोगों के ऐशो आराम और इनके इन आलीशान ढांचों की फंडिंग कर रहे हैं? इनकी आय के असली स्रोत क्या हैं? कौन कौन से एनजीओ इनके पीछे खड़े हैं और इनका अतीत क्या रहा है? जब जांच एजेंसियों ने इनकी परतें उखाड़ना शुरू किया तो बड़े बड़े सफेद पोशों के पसीने छूट गए। भारत सरकार द्वारा एफसीआरए कानून में संशोधन बिल इसी तरह की गंदी फंडिंग की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बना है। इस बिल के सख्त प्रावधानों के लागू होते ही भारत के अंदर बैठे फर्जी एनजीओ से लेकर अमेरिका और यूरोप में बैठे उनके आकाओं और स्पॉन्सर्स के बीच एक भयानक घबराहट फैल गई है। पहले क्या होता था कि विदेश से करोड़ों रुपए किसी बेनाम एनजीओ के खाते में आते थे और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में दंगे भड़काने, सड़कों को जाम करने और नैरेटिव सेट करने के लिए किया जाता था। लेकिन अब एफसीआरए के नए नियमों ने पाई पाई का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। अब विदेशी आका सीधे अपने मोहरों के खातों में पैसा नहीं फेंक सकते और यही वजह है कि आज भारत से लेकर वॉशिंगटन तक इन प्रायोजकों में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट साफ देखी जा सकती है। जो लोग भारत में बैठकर
यह सपना देख रहे हैं कि वे सड़कों पर भीड़ लाकर यहां भी नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट कर देंगे, वे एक बहुत बड़े मुगालते और ऐतिहासिक गलतफहमी में जी रहे हैं। भारत की सामाजिक और लोकतांत्रिक जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि कोई विदेशी टूल किट या फिर 500 लोगों की प्रायोजित भीड़ इसे हिला सके। जो लोग नेपाल का उदाहरण देकर भारत में वैसा ही अराजकता फैलाने का सपना देखते हैं, उन्हें आज के नेपाल का सच भी जाकर देख लेना चाहिए। जिन जेनजी यानी कि नई पीढ़ी के युवाओं का नाम लेकर नेपाल में पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया था, वही युवा पीढ़ी आज अपनी गलती को सुधारने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। आज वही नेपाल का युवा जय श्री राम के गूंजते नारों के साथ नेपाल को फिर से एक आधिकारिक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। जिन्होंने क्रांति के नाम पर नेपाल को तोड़ने की कोशिश की थी, आज वहां की जनता उन्हीं को सबक सिखा रही है। ठीक वही बदलाव आज भारत के भीतर भी देखने को मिल रहा है। आज भारत का युवा केवल सोशल मीडिया के रील्स या किसी फर्जी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि वह अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान की ओर वापस लौट रहा है। और यही कारण है कि आज जो रांची में आंदोलन चल रहा है, उसमें जब बात हुई दीपके और ये कॉकरोच गैंग जाने की, तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि अगर यहां पर वो लोग आएंगे तो हम सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि आप जो इस देश में करना चाह रहे थे वो नहीं होने वाला। जनता समझ चुकी है आपको। अगर ऐसा बात रहता तो आपको इनवाइट किया जाता कि नहीं नहीं आप आइए यहां पर, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि दौड़ा दौड़ा कर हम पीटेंगे रोड पर। आज की जनता ये समझ चुकी है, अब आपसे कुछ होने वाला है नहीं। अब आपको जो होगा वो धीरे धीरे आपके लिए हो रहा है, आप टेंशन ना लें। आज देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों युवा हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों केदारनाथ, महाकाल लोक, काशी विश्वनाथ और अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। भारत का युवा आज अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र पर गर्व करना सीख चुका है। जो देश विरोधी ताकतें यह सोचती थी कि वे भारतीय युवाओं को भटकाकर देश के खिलाफ खड़ा कर देगी, वे आज जमीनी हकीकत से इतनी दूर हो चुकी है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि भारत का जनमानस किस दिशा में सोच रहा है। इस पूरे वाक्य का आखिरी और सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि यह दुनिया शांति की बातों से ज्यादा ताकत की भाषा समझती है। कूटनीति हो या फिर राजनीति, जब तक आपके पास अपनी बात मनवाने की शक्ति नहीं होती, तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने खोखला दावा किया था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने अपनी नीति, अपनी दृढ़ता और अपने कड़े फैसलों से सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े डिजिटल तानाशाहों को भारत के कानून के सामने झुकाकर यह पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि असल मायने में झुकाने वाला कौन है। भारत ना कभी किसी अनैतिक दबाव के आगे झुका है और ना ही कभी झुकेगा। अब यह फैसला हमारे दर्शकों को करना है। क्या आप इस तरह के प्रायोजित आंदोलनों और विदेशी टूल किट के नैरेटिव पर आंख मूंदकर भरोसा करेंगे, या फिर पर्दे के पीछे इस पूरे सच को समझकर एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की तरह भूमिका निभाएंगे? क्या आपको लगता है कि भारत में सेफ हार्बर जैसे कानूनों को और सख्त किया जाना चाहिए ताकि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश के मामलों में दखल न दे सके? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। अगर आपको यह निष्पक्ष और तीखा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।